सीनियर्स थे, दे वर डूइंग समथिंग एल्स। कोई प्रिपेयर कर रहा था एमएस के लिए, कोई प्रिपेयर कर रहा था एमबीए के लिए, कोई प्रिपेयर कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने के लिए, जैसे टीसीएस, एक्सेंचर, ये कंपनी आती थी। तो तब मैंने मेरा एक बैचमेट जो मेरे से सीनियर हो गया था, बिकॉज आई ड्रॉप्ड आउट फॉर 1 ईयर, तो वो मेरा सीनियर था, तो ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ऑल। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में ही रहूँगा और अपने कोर फील्ड में रहूँगा, मेरे को नॉन कोर में नहीं जाना है। तो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग दीज बेसिक सब्जेक्ट्स सीरियसली। और ऐसा नहीं है कि उसमें आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, जो आपको टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं सिर्फ वो फोकस करना है। मुझे अभी भी याद है, मैं लेक्चर के टाइम पे मैं नोट्स बनाता था, लेक्चर के टाइम पे ध्यान देता था, उसके बाद घर जाके मैं कभी, कॉलेज में कोई पढ़ता नहीं है घर जाके, बेसिकली एग्ज़ाम के टाइम पे या फिर सेशनल के टाइम पे हम लोग पढ़ते थे आपस में कि उसको ये बता दिया, उसको वो बता दिया, और ऐसे करके तैयारी होती थी। तो बेसिकली अब आपकी जो क्लास हो रही है ना, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं टीचर्स, उनको ध्यान से समझिए। बेसिकली कॉलेज है तो आपको थोड़ा चिल भी करना है, रिलैक्स भी करना है, तो इफ़ यू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ दैट, यू विल बी एबल टू कैप्चर ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल डू गुड इन योर करियर। तो उसके बाद फिर कैसा था कि थर्ड ईयर में वी वर एलिजिबल टू अपीयर फॉर गेट, तो थर्ड ईयर में आई अपीयर्ड फॉर गेट। आई कुड क्वालिफाई, बट उतना अच्छा रैंक नहीं आया, कुछ 700 समथिंग आया था, बट वो स्कोर 2 साल के लिए रहता था। एंड देन फोर्थ ईयर में, आई थिंक थर्ड ईयर के एंड में, देन आई गॉट अ चांस कि एक बार और गेट लिख सकता हूँ। देन आई डिड इट अगेन, उसमें आई थिंक 115 या समथिंग रैंक आया था। तो दैट वाज द टाइम कि मेरे को ये डिसाइड करना था कि वेदर आई वांट टू गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट और आई वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़। तो देन उस टाइम पे टीसीएस आती थी, तो आई कैन शेयर दिस एपिसोड ऑल्सो विद यू। मेरे को टीसीएस में नहीं जाना था, बट उस टाइम पे टीएनपी सेल का ये क्राइटेरिया होता था कि अगर आप कंपनीज में सेलेक्टिवली बैठोगे तो आपको बाकी कंपनीज में बैठने के लिए अलाउ नहीं करेंगे कोर सेक्टर में। तो आई हैड टू सिट फॉर टीसीएस, एंड बिकॉज देयर वाज अ क्राइटेरिया कि 75% के ऊपर अगर जिसके मार्क्स हैं, उनका रिटर्न भी नहीं होगा, तो रिटर्न में भी आप फेल नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इंटरव्यू में जैसे तैसे करके मैंने उससे निकला, क्योंकि मेरे को टीसीएस में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं जाना था बेसिकली। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आफ्टर माय बीटेक। और उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो एनपीसीएल ज्वाइन करूं या फिर एमटेक करूं, या तो आईआईटी दिल्ली से या बॉम्बे से, जहाँ पे भी होता है। तो देन आई गॉट इन कॉन्टेक्ट विद सर, ही गिव मी गाइडेंस अबाउट व्हाट यू कैन डू और व्हाट यू कैन नॉट डू। तो उन्होंने एक अच्छा पॉइंट दिया था उस टाइम पे कि गो फॉर मास्टर्स, तुम्हारे पास पीएचडी के ऑप्शन फिर भी खुले रहेंगे। इफ़ यू वांट टू गो अहेड फॉर पीएसयूज, इवन आफ्टर योर मास्टर्स यू कैन डू दैट। तो मास्टर्स की, उसके बाद मास्टर्स में बेसिकली मेरा जो स्पेशलाइजेशन था दैट वाज इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बेसिकली आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं, वो न्यूमेरिकल मेथड्स एक सब्जेक्ट होता है 4th सेम में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा जो करिकुलम है उसमें हम पेन और पेपर लेके वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि 6 डिजिट तक हमको आंसर लेके आना है, राइट। तो एक्चुअली आपको जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो आपको उसके लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, तो वो पेन पेपर से नहीं होगा। कोशिश करो कि यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग का, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्रोग्रामिंग का कुछ ना कुछ शुरू करो। आजकल के टाइम पे इतने सारे मॉड्यूल्स हैं सीखने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्लूइड मैकेनिक्स था, न्यूमेरिकल मेथड्स, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड से रिलेटेड किसी भी उसमें आपको आगे परस्यू करना है। तो ये कुछ कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स थे जिस पे मेरा फोकस था, तो उसी में मेरा फिर फाइनली स्पेशलाइजेशन था मास्टर्स में। दैट प्रोजेक्ट वाज विद BARC, दैट वाज ऑन subcooled nucleate boiling, so CFD study of subcooled nucleate boiling. So after my masters I got a chance for campus placement with Halliburton. I think most of you won't know what Halliburton is.
इवन आई डिड नॉट नो व्हेन Halliburton visited IIT Delhi. तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था वो नाम. इट्स एन ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी बेसिकली. तो वहाँ पे 2013 में आई वेंट टू Halliburton. वहाँ पे जो काम था वो था, बिकॉज इट्स एन ऑयल एंड गैस कंपनी, वी ड्रिल वेल्स टू प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस. तो ऑयल वेल जब हम ड्रिल करते हैं ग्राउंड में, तो वी हैव दिस असेंबली की पहले हम ड्रिल करते हैं, उसके बाद हम उसमें केसिंग डालते हैं और उस वेल को सीमेंट करते हैं ताकि फिर आगे फर्दर ड्रिलिंग की जाए. तो ये प्रोसेस बेसिकली ये ऑपरेशंस है. इससे पहले ऑपरेशंस की प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में हमको क्या फ्लूइड लेने चाहिए ताकि हमारी ड्रिलिंग सक्सेसफुल हो और कहीं से लीकेज ना हो, इसके लिए हम मॉडलिंग करते हैं बेसिकली. मैथमेटिकल मॉडल लिखते हैं, उससे देखते हैं कि इतना फ्लो रेट रहेगा या इतनी डेंसिटी, इतनी विस्कोसिटी रहेगी फ्लूइड की, और कौन सा फ्लूइड लेना चाहिए जिससे लीकेज कम हो और क्रॉस जोन कंटामिनेशन कम हो. तो बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ काम आई जो मेरे फ्लूइड मैकेनिक्स और न्यूमेरिकल मेथड और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के जो कॉन्सेप्ट्स हैं. तो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट यू आर स्टडीइंग इन योर बैचलर्स. तो वो आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है. दैट इज़ वन एग्जाम्पल. नाउ उसके बाद यू डोंट स्टे इन वन टेक्निकल लाइन और वन सब्जेक्ट एरिया थ्रू आउट योर लाइफ. उसके बाद 4 साल मैंने उसमें Halliburton में काम किया 2017 तक. उसके बाद मैंने एक्सॉन मोबिल में स्विच किया. तो यहाँ पे वेल लेवल का मॉडलिंग वगैरह था. उसमें C++ पे कोड लिखता था मैं. और हमने सॉफ्टवेयर सुना होगा ANSYS Fluent, तो वो भी थोड़ा सा यूज़ किया था मैंने. बट बेसिकली मोस्ट ऑफ माई वर्क वॉज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर विच कैन बी यूटिलाइज्ड ऑन द फील्ड. सो उसके बाद देन आई जॉइंड एक्सॉन मोबिल इन 2017. वहाँ पे आई वर्क इन द एरिया ऑफ रिजर्वायर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन. तो रिजर्वायर किसको बोलते हैं हम, जैसे सब सरफेस में मल्टीपल स्क्वायर किलोमीटर, मे बी इवन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रहता है जहाँ पे हमारा ऑयल एंड गैस स्टोर रहता है. तो वहाँ से हम वेल्स ड्रिल करके मल्टीपल लोकेशंस में ऑयल निकालते हैं. तो बेसिकली दैट होल कंटेनर एज यू कॉल इट इज कॉल्ड अ रिजर्वायर. तो उस लेवल की मॉडलिंग करनी है कि उसमें अंडरग्राउंड फ्लूइड्स कैसे मूव हो रहे हैं और कैसे हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट उन फ्लूइड्स पे हो रहा है अंडरग्राउंड. सो अगेन फ्लूइड मैकेनिक्स, बट नाउ द फ्लूइड फ्लो वाज थ्रू पोरस मीडियम. सो आपका डार्सीज लॉ यूज हुआ. पहले हमने ये कंटिन्यूटी इक्वेशन, नीगर-स्टोक्स इक्वेशन, आपका एनर्जी बैलेंस, ये सारे फंडामेंटल्स यूज हुए थे. तो ये हुई आपकी रिजर्वायर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन. तो वो और थोड़ा ब्रॉड लेवल पे हो गया. अब Ravindra, there is a question. How will you determine that your model is correct? Suppose how do you know what is the real condition beneath the surface? Your model may be wrong. That's a very good question, sir. होता क्या है कि हमारा कोई भी एक मॉडल कभी भी करेक्ट नहीं रहता, क्योंकि सब सरफेस में हमारी इतनी अनसर्टेनिटी है. हम जो लॉगिंग टूल से डेटा निकालते हैं, मान लो एक जगह पे हमने वेल ड्रिल करके उसमें से कोर सैंपल निकाल लिया. उस सैंपल की पोरोसिटी, परमेबिलिटी कुछ है, लेकिन हमको पूरा सब सरफेस का नहीं पता. हम अनसर्टेनिटी कम करने की कोशिश करते हैं बाय मल्टीपल वेज. वन इज वी रन साइस्मिक सर्वेज. इट कैन बी 2D 3D और नाउअडेज 4D साइस्मिक. तो उससे हमारा सब सरफेस का इमेज रहता है हमारे पास. तो उससे हम न्यूमेरिकल मॉडल्स क्रिएट करते हैं. देन वी टेक कोर सैंपल्स फ्रॉम एक्सप्लोरेटरी वेल्स. उससे हमारा थोड़ा सा और डेटा इम्प्रूव होता है, डेटा क्वालिटी. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, कभी भी एक सिमुलेशन के बेस पे डिसीजंस नहीं होते. वी ट्राई टू स्टडी द होल रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी. जैसे आपका पोरोसिटी मिनिमम 10% है और मैक्सिमम कितना हो सकता है 40%, लेट्स से. तो 10, 15, 20 हर पोरोसिटी वैल्यू पे हम मॉडल्स रन करेंगे ताकि हमारे पास एक रेंज ऑफ अनसर्टेनिटी रहे. जब बिजनेस डिसीजन बनाते हैं हम लोग, कहीं पे किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, किसी भी रिजर्व में इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास ये रहता है कि बेस केस में हमारा इतना ऑयल निकलेगा बेस्ड ऑन दोज मॉडल्स एंड स्टडीज, एंड बेस्ट केस एस्टिमेट इतना रहेगा, नॉर्मल एस्टिमेट इतना रहेगा. उस बेस पे जो एक्सप्लोरेशन टीम्स हैं और एक्विजिशन टीम रहती हैं, बेसिकली वो डिसाइड करती हैं बेस्ड ऑन दोज स्टडीज
एंड सम जियोलॉजी स्टडीज़ कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है कि मान लो हमारे पास इतने रिजर्व हैं, इसमें से हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम इकोनॉमिक रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जितना ऑयल रिमूव करते हैं उसकी कुछ रिकवरी रहती है कि आपका मान लो 100 बैरल्स अगर सब सरफेस में है, उसमें से बेस्ट जो एसेट रहते हैं हमारे डीप वाटर, उसमें 30% ही रिकवरी हो पाती है, 70% तो हम रिकवर कर ही नहीं सकते। ऑयल उसमें रह जाती है। यस, सो 30 इज द बेस्ट एस्टिमेट। जो हमारे अच्छे रिजर्वायर हैं वो 30% है, और जो रिजर्वायर हैं 20-25% भी रहती है रिकवरी। तो ये प्राइमरी रिकवरी मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद हम सेकेंडरी और टर्शरी रिकवरी मैकेनिज्म भी रहता है। केमिकल्स ट्रीटमेंट करते हैं, सब सरफेस में केमिकल्स डालते हैं जिससे हमारा फ्लो इम्प्रूव हो, एंड देयर आर मल्टीपल। But there are some cases in we get surprising results which broke the equipments like methane ice case के बारे में हमें रॉय सर ही बता रहे थे कि while drilling methane ice case बन जाता है and it becomes crystals ice. हाँ? हाइड्रेट बोलते हैं सर उसको शायद। Okay, but it was solid crystal and it break the equipment. Yes, hydrate is one. Then we have multiple issues. H2S, किसी रिजर्वायर में H2S भी हो सकती है, which is very corrosive and which is not environmentally friendly. Like Arabic include having sulfur. Yes. Okay. तो सल्फर बहुत ही खराब होता है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रखनी पड़ती है. Then we have corrosion related issues also. Okay. फ्लूइड फ्लो में स्लगिंग वगैरह, जो जैसे हमारी फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें रिजीम्स बनती हैं, जैसे लेमिनार फ्लो हो गया, आपका टर्बुलेंट फ्लो हो गया, उसमें फिर स्लगिंग होता है, चैनलिंग होता है, तो वो कैसे उससे कैसे डील करें, तो ये सारे आंसर्स हम थ्रू टेक्निकल स्टडीज हम फिगर आउट करते हैं कि क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके लिए। Okay. तो नाउ गोइंग इनटू मोर डिटेल्स, बट दैट्स हाउ वी काउंटर सम ऑफ द challenges. We are having CFD and CCFD. Motivate them to use that because it will help. At least some basic models like laminar flow in a tube. So, I think back in the days, we used to mesh it using some other software. Yeah, mesh. That is Gambit. Gambit we are using. Gambit was very primitive software using which we used to mesh the domain. तो अगर आप ANSYS Fluent खोलोगे तो उसमें आपको tutorials में I think 6 to 10 tutorials रहेंगे. If you go through those, if you replicate those conditions, you'll get to know how fluid flows and what are the results, what are the intricacies when you solve for particular fluid flow situation. आपके divergence कब आ सकते हैं, आप ग्रिडिंग का ग्रिड आपका कितना कोर्स है, उसमें आपके क्या रिजल्ट्स रहेंगे, आप मेश को रिफाइन करते हैं, उससे क्या इम्प्रूवमेंट होंगे कि आपके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे विद एनालिटिकल सॉल्यूशन. तो आप फॉर एग्जांपल आप सिंपल पाइप फ्लो लेके देखिए, पाइप फ्लो का आप 2D या 3D में आप एनालिटिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो यू डू दैट एंड देन डू द सेम सिमुलेशन यूजिंग आइदर ANSYS Fluent और सिमिलर सॉफ्टवेयर, एंड तब आप कंपेयर कीजिए कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं एज कम्पेयर टू एनालिटिकल सॉल्यूशंस. Where we have analytical solutions, we can validate our models. Where we don't, we either turn to correlation-based models or some past historical data. उससे हम अपने models को validate करते हैं. तो go through those specific scenarios, specific modules which are there for the tutorials. Start from very basic models and then go to the complex model. अब ये हो गया कि आप एक टूल यूज करके आप कैसे सिमुलेशन रन कर रहे हैं. ये हो गया एक सुपरफिशियल स्टडी इफ यू डोंट नो द बेसिक्स. अगर आपको उसके बेसिक्स नहीं पता कि बैक एंड में कौन सी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, कौन सा आपका न्यूमेरिकल मेथड लग रहा है, वेदर इट्स न्यूटन रेफसन, गॉस सीडल, जैकोबी और whichever न्यूमेरिकल मेथड इट इज इन द बैकग्राउंड, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि उसका जो हेल्प डॉक्यूमेंट रहता है उसमें सारी फॉर्मुलेशन कैप्चर रहती है कि इस मॉड्यूल में या जैसे ऑयलर फॉर्मुलेशन है, इसमें हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, कौन सा मॉडल सॉल्व करते हैं, उसके क्या चैलेंजेस आते हैं, डाइवर्जेंस किस केस में आता है, हम कैसे मॉडल को कन्वर्ट ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे CFL नंबर एक चीज़ होती है, दे आर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर. सेकेंड ईयर. सो CFL नंबर आएगा, कूलेंट नंबर आई थिंक. कूलेंट नंबर. कूलेंट नंबर इज देयर. सो उसका क्या रोल रहता है. तो दीज आर द मल्टीपल थिंग्स
अगर आप क्यूरियस हैं, आप ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तभी आपको ज़्यादा नॉलेज होगी. You might have heard Eulerian Lagrangian frame in fluid flow. है ना? I have the question. And मैशिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना. मैं ठीक कह रहा हूँ सर? दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. मैशिंग बेसिकली हम जैसे मान लो हमारा ये नोटबुक है, इसको अगर कंप्यूटेशनल डोमेन में हम इसकी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं तो उसको हम पूरे डोमेन को हम डिस्क्रिटाइज करते हैं इन मल्टीपल स्मॉल ब्लॉक्स, ताकि हम जो इक्वेशंस हैं हमारी न्यूमेरिकल इक्वेशंस हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिस्क्रिटाइज करके हम उनको पीडीज को लीनियर इक्वेशन का सिस्टम बना के वी कैन सॉल्व इट यूजिंग गॉस सीडल और न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो डिस्क्रिटाइजेशन करके एंड देन वी हैव दैट कंट्रोल वॉल्यूम कि उसमें कितना फ्लूइड आ रहा है, कितना जा रहा है, और वो मटेरियल बैलेंस, मास बैलेंस लगाते हैं बेसिकली, मास और मोमेंटम बैलेंस. मोमेंटम बैलेंस बेसिकली योर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, मास बैलेंस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन. तो वो सारी इक्वेशन वो कंट्रोल वॉल्यूम या कंट्रोल एलिमेंट पे लगाते हैं. तो दैट्स हाउ यू सॉल्व फॉर द एंटायर सिस्टम. आप छोटे छोटे ब्लॉक्स उसके क्रिएट कर दिए, मान लो ये नोटबुक है या फिर कोई पाइप है, उसमें आपको उस डोमेन को मल्टीपल स्मॉल इसमें ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर छोटे एलिमेंट में आप वो न्यूमेरिकल इक्वेशंस सॉल्व करते हो. और विद टाइम एज यू प्रोग्रेस इन टाइम यू ट्राई टू कन्वर्ज द सिस्टम, ताकि आपको एक फाइनल स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन मिले, इफ इट इज अ स्टेडी स्टेट फिनोमेना. If it is a transient phenomena, then you solve for transient. One question. Between different methods, finite volume, finite differences and finite elements, जैसे ANSYS finite volume पे है, COMSOL finite difference पे है, which are better for which? If your purpose is to conserve mass, Okay. then finite volume method is the best. Okay. The reason is inherently the formulation itself takes care of your material balance. Finite difference में I have used finite difference and finite volume both. Finite difference में basically we don't implicitly think of convergence of mass. हम continuity equation अलग से solve करके उसको club करने की कोशिश करते हैं, but finite volume method जो है वो inherently आपका mass conserving रहता है. तो finite volume method is the best method in finite difference and finite volume. Finite element I think जहाँ पे structural analysis रहते हैं उसमें finite element ज़्यादा यूज होता है. I have not used finite element. And which programming skills are necessary for future? Programming skills, I would say, in terms of platform, you start with Python. It's very basic, and anybody can learn Python. Suggest some books or any. I want to learn. Any from where I can. NPTEL lecture is there some or. So, I learned by doing hands-on and by referring to different modules. Okay. Back in the time around 2016, I started learning Python. Okay. There was a website, Code Academy. I tried my hands on using those tutorials. Code Academy is a site. You try codeacademy.com. They will have multiple platforms like Python, C++, whatever you want to learn. So I tried Python. So they'll guide you कि what are the data structure, what is the syntax. और उसके बाद धीरे धीरे वो एक एक छोटे छोटे एक्सरसाइज कराएंगे आपसे. तो that's how you can learn on your self pace. Nowadays there are a lot of modules, be it Coursera. क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए I think you can access it openly. आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा until unless you have a license, but you can learn. We can use their tutorials. Coursera, anybody can use it. And SimCafe is also there, na? Earlier SimCafe tutorials are free. I don't know, sir. I don't SimCafe. know. Okay. So I have used Coursera for some of the data science courses I have done. So going back to my experience, so for 3-4 years in ExxonMobil, I did the reservoir modeling and simulation. I was working on C++ code on Linux side, not on Windows side. And then I shifted to data science team. So then again, going from chemical engineering to CFD, I left behind some of the chemical engineering fundamentals like reaction engineering, what was not used in my experience. Heat transfer, very minimal. Fluid mechanics was used, numerical methods were used. And then when I shifted from
reservoir modeling and simulation to data science, then it's altogether a different thing. Basically, in data science, if you are good in terms of numerical methods, linear algebra, then you can also switch to data science. So data science के लिए basically there are 3 components which are required. One is good knowledge of statistics. Second thing is you should have good grasp of linear algebra. आपका कैसे PDs, ADs, metrics formulation वो सब कैसे solve करते हैं, eigen value, eigen metrics, all those concepts. And then third thing is data science, machine learning concepts. So ये 3 I started learning on the job while doing other project. I dedicated some time for learning about data science, and that's how I moved from core chemical engineering to more data science field. And in all this experience, so till last year I was doing data science. Right now I'm supervising a group of 13 people. So in all, what you do is you are never channeled into only one domain, like chemical engineering. When we work on things are not in one stream, or like it's not a chemical engineering problem or mechanical engineering. Things are multidisciplinary all the time. तो अगर आप जैसे आप अपने corporate experience में देखेंगे, when you grow, आपका branch एक तरह से वो lock and key hypothesis रहता था ना, आपका एक puzzle का एक piece रहेगा. You'll have other people in your team who are either civil engineers or mechanical engineers or some are software engineers. For example, in earlier part, when I worked for Halliburton and ExxonMobil, I was looking at my piece of code which was more on CFD side. Then I used to validate my results, and then used to give it to the software engineering team, who then converted my code to production grade code. तो हमेशा चीज़ें multidisciplinary रहती हैं. तो when you start learning about one thing, you know about what other areas people are working on, and then उनसे भी आप learn करते हैं, वो भी आपसे सीखते हैं. तो think about multidisciplinary approach if you want to go into this field. If you want to go into non-technical field, I think you can. One question: what's the difference between the production grade code? Is it like pilot plant molding to real molding? Like? So I'll try to explain it this way. I think फर्स्ट या सेकंड सेम में आपका एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, FOCP. हाँ, या तो उसमें आपको फंडामेंटल्स सिखाए जाते हैं कि क्लास क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं. तो उस टाइम पे ऑनेस्टली मेरा कंप्यूटर साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था. आई बेयरली पास्ड दैट एग्जाम. मेरे आई थिंक 48-49 नंबर आए थे आउट ऑफ 100. सो somehow I managed that practical and theory exam. लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपको समझ में आता है कि आपको क्या सीखना है, क्या आपका इंटरेस्ट है, वो भी चेंज होता है टाइम के साथ साथ. तो जब आप कोड लिखना शुरू करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि वेरिएबल a is equal to something, b is equal to something, and then sum is equal to a plus b. ये आपका लाइन बाय लाइन कोड हो गया. ये बहुत सिंपल कोड है, ये एफिशिएंट कोड नहीं है. तो ये हो गया आपका बेसिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ कोड. जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या तो टेक्निकल सॉफ्टवेयर या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर का सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी और नॉन टेक्निकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग करते टाइम ये क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं. अभी कंप्यूटर साइंस वाले लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज रहेगा, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, स्टार्ट लर्निंग अबाउट दोज थिंग्स वेल इन एडवांस. इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर और stay in your chemical engineering line, especially on R&D side. So that is the difference between production grade code, object oriented programming versus आपका functional programming. एक क्वेश्चन और, मेरे बच्चों की नौकरी लगवानी है, एक्सन मोबाइल में हो सकती है क्या? मेहनत करनी पड़ेगी सर. What gate rank you want?
I got 115. I And think. what gate rank Exxon Mobil now want? Means suppose 50 rank आया था एक बच्चे No, का. so they don't work on gate rank. Okay. They don't go to state colleges. Okay. They only go to IITs Okay. and some NITs. Then how to get there? Like they should have to MTech from. So either you go through, you take some company after your BTech, and then from there you can switch based on your academic and based on your capability. Second approach is you go to any NIT or IIT for masters, and that channel can be utilized to go into companies like Exxon or Shell or Schlumberger, Halliburton. Schlumberger, yeah. All oil and gas companies. तो काफ़ी companies का ये criteria रहता है सर, they hire only from top tier IIT. institutions. And what the package they give at IIT generally for pass out MTech or BTech at IIT? मेरे टाइम पे Halliburton was giving 8.5 Eight. after masters. Okay. अभी Exxon, 8.5 per month. no, CTC is 8.5 lakhs per year. Okay. Cost to company is CTC. You'll hear that term when you are in your final year or maybe third year end. Exxon is giving, I think, 10.5 to bachelors Okay. and around 12 to masters right now, if I'm not wrong. And what's the difference between Shell and Exxon? Both are in Bangalore. Both are having basic domain Difference nahi hai sir, both are competitors. competitors. Okay. Yes. So Exxon, BP, Shell, ONGC, all these companies are operator companies who own the sites or who own the reservoir, own the wells. Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, these are oil and gas service companies. So for example, Exxon का let's say एक reservoir है, एक field है, उन्होंने contract पे लिया government से. So they will operate that field. अब wells drill करने के लिए वो contract देंगे service companies को. तो that's where service companies come into picture. They, for example, Halliburton got contract for cementing the well after drilling. तो ड्रिलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास हो सकता है, ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी के पास. अगर सीमेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट Halliburton के पास है तो सीमेंटिंग विल बी डन बाय Halliburton. उसके बाद फॉर एग्जांपल Schlumberger का वायर लाइन टूल का एक्सपर्टीज है, तो वायर लाइन टूल का कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको मिला है तो वो उस पे सर्विस प्रोवाइड करेंगे. एंड वंस दे आर डन दे गो आउट एंड देन द प्रोडक्शन इज डन बाय Exxon in that case. Ravindra, we are using Aspen HYSYS and Aspen Plus. Have you used? Aspen Plus यूज किया था सर, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट था शायद, Okay. उसके लिए हमने यहाँ पे ही Aspen Plus यूज किया था. At your professional level, have you used Aspen? At professional level I have not used, but people in my company they are using it. जो बीटेक के बाद प्रोसेस इंजीनियरिंग इसमें रोल में जाते हैं, Yeah. they use Aspen Plus, HYSYS, other EPC kind of softwares. ये डिजाइन सॉफ्टवेयर है basically. So they use these softwares. मेरा route था मास्टर्स के थ्रू R&D में जाने का, and then I worked on production on technical softwares, building technical softwares. अभी जैसे ये टूल आपका Aspen ने बनाया हुआ है, Hmm. तो think of me for example in that situation कि I am working for Aspen and writing their Aspen Plus software. तो मैंने उस एंड से काम किया. HYSYS हनीवेल का था, बाद में एस्पेन ने इसको टेक ओवर कर लिया. जी, जी. Yeah. तो HYSYS हनीवेल might be using in oil sector only. Yes. So we are also using vendor tools. Okay. And we are also using our proprietary tools. उसमें क्वेश्चन ये होता है कि हमें एज अ कंपनी Please silence. अपना टूल बनाने में फायदा है, अपना टूल यूज करने में फायदा है, या वेंडर का प्रोडक्ट. अगर मान लो वेंडर का प्रोडक्ट मेरे को सस्ते में मिल रहा है, Hmm. तो why would I spend too much time using my own resources? एस्पेन के लाइसेंस बहुत महंगे हैं इंडस्ट्री के लिए. फिर भी सर हमारे पर्सपेक्टिव से वो फिर भी सस्ते हो जाते हैं. हाँ सही बात. या तो क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको एक टीम बिल्ड करनी पड़ती है, उसके लिए पूरा सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए मल्टीपल ईयर्स लगते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ता है.
तो नॉट एवरी कंपनी वुड बी इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। मान लो आपका आज एस्पेन का 1.2 Yeah, है, there are कुछ टाइम के always. बाद 1.3 आ जाएगा। Yeah. उसको मेंटेन करने के लिए, उसके अपग्रेड करने के लिए, बग्स रिजॉल्व करने के लिए Bugs. आप क्यों अपने एक्स्ट्रा डेवलपर रखोगे? और फिर लोग आ रहे हैं, लोग प्रोजेक्ट्स मूव भी करेंगे, लोग कंपनी भी छोड़ते हैं। Yeah. तो दैट्स अ हेडेक फॉर Headache. कंपनी एज Yeah. वेल। सो जहाँ पे हमारा ये रहता है कि डेटा प्रोप्राइटरी है, डेटा शेयर नहीं कर सकते कहीं, Yeah. उसके लिए हम प्रोप्राइटरी टूल यूज़ करते हैं। जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव टूल या वेंडर टूल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, कि किस में हमारा ज़्यादा पैसा बनेगा और किस में